गरीब ससुराल वालों ने खाई चटपटे कढ़ी चावल। फैक्ट्री के भीतर नमकीन और बिस्किट के पैकेट तेजी से तैयार हो रहे हैं। कई मजदूर लगातार पैकिंग के काम में व्यस्त हैं। किशन और हरी एक जगह खड़े होकर तेजी से बिस्किट के डिब्बे सील कर रहे हैं। तभी हरी काम रोककर किशन से, किशन, मैंने अंदर केबिन के पास सुना है कि हमारे सबसे बड़े मालिक आज खुद यहाँ आ रहे हैं। अरे तो इसमें इतनी चिंता की क्या बात है हरी भाई? रामदास जी तो हमारे अपने मालिक हैं। वो तो हमेशा ही मजदूरों का हालचाल लेने आते रहते हैं। अरे नहीं किशन, तुम पूरी बात समझे नहीं। इस बार मामला सिर्फ हालचाल लेने का नहीं है, वो आज कोई बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। देखो हरी भाई, जब तक मालिक खुद आकर हमसे कुछ नहीं कहते तब तक हमें अपने काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए। चलो जल्दी से ये पैकेट पैक करो। थोड़ी देर बाद फैक्ट्री में बुजुर्ग मालिक रामदास हाथ में एक फाइल लिए अंदर प्रवेश करते हैं और सभी मजदूरों को संबोधित करते हुए, आप सब लोग थोड़ी देर के लिए अपना काम रोक दीजिए। मुझे आप सभी से एक बहुत ही जरूरी बात कहनी है। सभी मजदूर एक कतार में खड़े हो जाते हैं। फिर रामदास, पिछले कई दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही है। अब मेरा बेटा राजेश अमेरिका से वापस आ गया है। कल से इस पूरी फैक्ट्री की जिम्मेदारी और भाग दौड़ वही संभालेगा। रामदास इतना कहकर धीरे धीरे फैक्ट्री के बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही जीवन तुरंत किशन और हरी के पास आकर, अरे सुना तुम दोनों ने? अब कल से पुराना जमाना गया और नया जमाना शुरू होने वाला है। हाँ किशन, जीवन बिल्कुल सच कह रहा है। उसका बेटा अमेरिका रिटर्न है और आजकल एआई का इतना दौर चल रहा है, क्या पता वो हमको रिप्लेस ना कर दे। अरे अब जैसा किस्मत में होगा वैसा ही होगा। हमारी चिंता करने से चीजें बदल नहीं जाएंगी। चलो अब चुपचाप काम करते हैं। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर शाम को जब फैक्ट्री की छुट्टी होती है तो किशन अपने छोटे से घर में कदम रखता है। तभी उसकी बेटी रेनू, पिताजी आप आ गए? कुछ सब्जी नहीं लाए आज भी? मैं कब से दरवाजे पर खड़ी होकर आपका रास्ता देख रही थी। नहीं बेटा, आज तो मैं तुम्हारे लिए कोई सब्जी नहीं ला पाया। कारखाने में आज थोड़ा सा काम ज्यादा था। क्यों, माँ ने आज भी कोई नई सब्जी नहीं बनाई? माँ कहाँ बनाती है सब्जी, बस वो दाल चावल बना के रख देती है। आज भी उन्होंने रसोई में वही बनाया है। तभी रसोई से मेघा बाहर आती है और रेनू की बात सुनकर गुस्सा होते हुए, रेनू, तुम आजकल बहुत बकवास करने लगी हो। चुप हो जाओ। पिताजी अभी अभी थक हार कर काम से लौटे हैं और तुम्हारी फरमाइशें शुरू हो गई। जाइए जी, आप हाथ पैर धोइए और खाना खा लीजिए। रेनू अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो जाती है और बाथरूम में जाकर अपने हाथ पैर धोकर आती है। तब मेघा थाली लगाते हुए, माँ, बाबूजी, रेनू, चलो सब लोग बैठो, खाना खा लो। सभी लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाते हुए मोहिनी, क्या हो गया बेटा, तू आज इतना उदास क्यों दिख रहा है? माँ, वो मालिक का बेटा कल से फैक्ट्री में आएगा। भगवान जाने कल वो क्या बोलने वाला है। बस इसी बात को लेकर मन में थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तेरे बाबूजी हमेशा कहते हैं ना कि उस ऊपर वाले पर भरोसा रख, भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। अब तू चुपचाप खाना खा ले। पूरा परिवार खाना खाता है और आराम करता है। अगली सुबह किशन अपने कमरे में खड़ा होकर जाने की तैयारी करते हुए मेघा से, मेघा, माँ कहाँ है? माँ अपने कमरे में बैठी होंगी। आपको तो पता ही है ना, वो अक्सर बिना किसी वजह के अचानक बहुत ज्यादा उदास हो जाया करती हैं। हाँ मेघा, ये बात मैंने भी कई बार महसूस की है। खैर, मैं फैक्ट्री जाने से पहले एक बार माँ से मिल लेता हूँ। किशन धीरे से मोहिनी के कमरे में पहुंचता है। मोहिनी खिड़की के पास उदास बैठी हुई है। माँ, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम हमेशा सुबह सुबह इस तरह से खिड़की के पास बैठ जाती हो और बताती भी नहीं हो क्या बात है। अरे किशन, तू नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं हुआ है। मैं तो बस ऐसे ही सुबह की ठंडी हवा खाने के लिए यहाँ बैठ गई थी। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। किशन जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है, कमलेश अंदर आकर मोहिनी से, मोहिनी, मैं तुम्हारा दुख बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन पुरानी बातों को बार बार याद करने से क्या फायदा है? जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया। जो हो गया उसे भूल जाओ। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं भूल जाऊं? आप तो जानते हैं ना कि अपनी जिंदगी का वो हादसा मैं जीवन के एक दिन भी नहीं भूली हूँ। जब भी आंखें बंद करती हूँ मुझे वही मंजर याद आ जाता है। अरे तुम ही तो कहती हो ना कि तुम बच्चों से अपना ये दुख छुपा कर रखना चाहती हो ताकि इस दुख से बच्चे भी दुखी ना हो जाएं। फिर आज क्यों इतनी कमजोर पड़ रही हो? हाँ, इसीलिए तो मैं सबके सामने चुप रहती हूँ। दूसरी तरफ कारखाने के अंदर मालिक का बेटा रणवीर अंदर आता है। वो दिखने में स्मार्ट, काफी और हैंडसम है। रणवीर सभी मजदूरों से, देखिए, मुझे अब इस कारखाने में मजदूरों की कोई जरूरत नहीं है। मैंने विदेश से नए एआई मशीनें मंगवा ली हैं।
ऐसा मत कीजिए साहब, हमारे पेट पर लात मत मारिए। हम सालों से यहाँ काम करते हैं और हमको तो इस मिल में काम करने के अलावा कोई और काम आता भी नहीं है। हाँ मालिक, किशन बिल्कुल सही कहता है। हम इतने दिनों से आपके वफादार हैं। आपको इस तरह अचानक नौकरी से बाहर हमें मत निकालिए। देखिए, जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मैं अपनी फैक्ट्री को पीछे नहीं रख सकता। मुझे भी जमाने के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को कोई और काम ढूंढना ही होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। रणवीर बिना किसी की परवाह किए तेजी से पलटता है और कारखाने से बाहर निकल जाता है, जीवन दुखी होते हुए। अरे अमीर लोग किसी की थोड़े सुनते हैं, हमारा दुख कौन सुनेगा। अरे हमारी तो पूरी जिंदगी ही तबाह हो गई। अब रोने से क्या होगा जीवन भाई, चलो अपने सामान उठाओ, हम नसीब में जो होगा वो होगा। सभी मजदूर फैक्ट्री से निकल जाते हैं। किशन घर आकर अपने परिवार वालों को सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर मोहिनी, हे भगवान, पहले ही कम गरीबी थी घर में, जो अब और गरीबी का मुंह देखना पड़ेगा हमको। माँ तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई काम तो ढूंढेंगे, तो मिल ही जाएगा। वैसे हमारी बेटी रेनू कहाँ गई? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो बाहर गली में पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही है, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। मेघा बाहर निकलकर गली की तरफ जाती है। बाहर रेनू अपने पड़ोस के बच्चे से बहुत ही मस्ती में बात कर रही है। मेघा उसके पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़कर घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में रेनू मेघा से, माँ आज मुझे खाने में कढ़ी चावल खाना है। मेरी दोस्त बता रही थी कि कढ़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं और आज उसके घर पर भी वही बने हैं। मेघा रेनू का हाथ पकड़कर घर में लाकर, देखिए जी, आपकी लाडली बेटी रास्ते भर मुझसे कहती आ रही है कि इसे आज खाने में सिर्फ कढ़ी चावल ही खाने हैं। हाँ, इसकी दादी कढ़ी बहुत अच्छी बनाती है। मोहिनी आज अपनी पोती के लिए थोड़ी सी कढ़ी बना दो ना। नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी, और वैसे भी कढ़ी बनाने के लिए हमारे पास बेसन और बाकी का सामान भी नहीं है। फिर कभी देखेंगे, अभी जो बना है वो खा लो। इसका मतलब कि अब मुझे कभी भी कढ़ी चावल खाने को नहीं मिलेगा? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम रो मत, मैं तुम्हें कढ़ी चावल जरूर खिलाऊंगा। मेघा सभी को खाना परोसती है। खाने में लौकी की सब्जी और रोटी थी। सच कहूं मेघा, तो मेरा भी ये खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बस कढ़ी चावल खाने को मिल जाए। अभी तो फिलहाल खा लो, फिर मैं देखती हूँ, अगर कुछ पैसे इकट्ठा हो जाए तो मैं कढ़ी चावल भी बना दूंगी। सभी लोग खाना खा लेते हैं। अगली सुबह किशन शहर की तपती हुई सड़कों पर सुबह से शाम तक भटकता रहता है। वो कई दुकानों और गोदामों के चक्कर काटता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रसोई में मेघा खाली डिब्बों को देखकर अपनी सास से, माँ जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया। इनको बाहर गए हुए कई दिन बीत गए, पर काम भी नहीं मिला और घर में खाने को भी कुछ नहीं है। हाँ बेटा, हमारी किस्मत ही खराब है। आखिर हम कर भी क्या सकते हैं, ना काम मिल रहा है बेटे को और ना ही घर में राशन है। माँ जी, इस तरह बैठने से तो काम नहीं चलेगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं ही जाकर कुछ काम कर लूँ। घरों में झाड़ू पोछा का काम तो मिल ही जाएगा। ठीक है बेटा, वक्त बहुत बुरा है, तू देख ले करके। मेघा अपने घर से निकलकर पास की एक बड़ी कॉलोनी में जाकर मालकिन से, मालकिन, आपके घर में झाड़ू पोछा का काम हो तो दे दो। मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं बहुत साफ सुथरा काम करूंगी। ठीक है, मेरी पुरानी काम वाली भाग गई है, मुझे जरूरत तो है, लेकिन मैं महीने का सिर्फ 1000 रुपए ही दूंगी। बोलो मंजूर है? ठीक है मालकिन, मुझे इस समय काम की बहुत सख्त जरूरत है, मैं इतने में ही कर लूंगी। आपका बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो जाओ और सीधे अंदर झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दो। मेघा तुरंत अंदर जाकर फर्श पर झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। तभी सीमा का पति सुनील अंदर आता है और मेघा को देखकर सीमा से, अरे सीमा, ये कौन है? ये औरत हमारे घर में क्या कर रही है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। अरे ये नई काम वाली लगाई है आज ही, पुरानी वाली तो गायब हो गई है, तो इसे ही रख लिया। ये तो कहीं से काम वाली नहीं लग रही है। हाँ, आजकल की काम वालियां काम वाली लगती कहाँ है? इतने घरों में काम करती हैं और इतना सारा पैसा मिलता है और अपने ऊपर उड़ाती हैं। खैर छोड़ो, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अंदर चलो। सुनील अंदर जाने लगता है और जाते जाते वो पीछे मुड़कर मेघा को बहुत ही गंदी नजरों से दोबारा देखता है। मेघा उसके इस बर्ताव को देखकर मन ही मन, मुझे तो ये मालिक बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते, लेकिन मुझे इन सब बातों से क्या लेना देना, मुझे तो बस अपना काम करना है। मेघा तेजी से अपना काम खत्म करती है और शाम को अपने घर लौटकर मोहिनी से, माँ जी, मुझे काम मिल गया है और मुझे 1000 रुपए मिलेंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने बहू। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी सुन ली। लेकिन माँ जी, वहाँ के जो मालिक हैं वो मुझे कुछ ठीक इंसान नहीं लगते। उनकी बातें और देखने का तरीका मुझे बहुत अजीब लगा। अरे अगर ऐसी बात है बहू, तो तू उस घर में काम करने मत जा।
नहीं माँ जी, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। घर में मालकिन हमेशा मौजूद रहेंगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अपना काम करूंगी और वापस आ जाऊंगी। अगले दिन की दोपहर में मेघा सीमा के बंगले के लिविंग रूम में कांच की बड़ी टेबल को कपड़े से साफ कर रही है। तभी सुनील दबे पांव अंदर आता है और चारों तरफ देखकर, सीमा, तुम घर में हो क्या? देखो मैं ऑफिस से वापस आ गया हूँ। मालिक, सीमा मैम तो घर पर नहीं है। वो कुछ देर पहले पड़ोस में गई हैं। उन्होंने कहा था कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। ये सुनकर सुनील अचानक तेजी से आगे बढ़ता है और पीछे से मेघा को पकड़ लेता है। मेघा डर के मारी कांपने लगती है और झटके से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह छूने की? दूर हटिए मुझसे। उसी समय सीमा अंदर आती है। वो सुनील को मेघा का हाथ पकड़े हुए देख लेती है। सुनील चालाकी से तुरंत अलग हटते हुए, देखो ना सीमा, तुमने ये कैसी बदतमीज काम वाली काम पर रख ली है। मैं अभी अभी ऑफिस से आया और ये मुझ पर डोरे डाल रही है। नहीं मालकिन, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। भगवान के लिए मेरी बात का विश्वास कीजिए। इन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया और इनकी नीयत बहुत खराब है। सीमा गुस्से से लाल पीली हो जाती है और आगे बढ़कर मेघा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सीधे साधे पति पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। आजकल की नौकरानियों को काम दो तो ये सीधे हाथ साफ करने की सोचती हैं। निकलो यहाँ से और आज के बाद दोबारा कभी इस तरफ कदम मत रखना। मेघा अपने गाल पर हाथ रखकर रोते हुए तेजी से बंगले से वापस अपने घर पहुंचती है और रोते हुए सीधे मोहिनी को सारी बातें बताते हुए, माँ जी, आज के बाद मैं कभी भी किसी के घर काम करने नहीं जाऊंगी। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। हम चटनी रोटी खा लेंगे, लेकिन तुझे ऐसे घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी शाम हो जाती है और किशन घर लौटकर अपनी माँ से, माँ, आज भी मुझे पूरे शहर में भटकने के बाद कहीं कोई काम नहीं मिला। बेटा किशन, मैं भी आज अपने लिए बाहर कोई काम ढूंढने गया था, पर इस बुढ़ापे में मुझ बूढ़े को अब कौन काम देगा। बाबूजी, आपको इस उम्र में काम ढूंढने क्यों गए? आपकी तबीयत वैसे ही खराब रहती है। अरे वो सब तो ठीक है बेटा, पर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बहू, घर में खाने के लिए कुछ बना है क्या? पेट में चूहे कूद रहे हैं। बाबूजी, घर में आज राशन का एक दाना भी नहीं है। तभी रेनू दौड़ती हुई आती है और मेघा से, माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आपने कहा था ना कि आप कढ़ी चावल बनाकर खिलाओगी, तो आज बना लो। मेघा अपनी लाचारी पर रो पड़ती है। फिर वो पड़ोस में जाती है और थोड़ा सा चावल मांग कर लाती है और बनाती है और तीखी मिर्च और नमक की चटनी पीस कर सभी लोगों को चटनी खाने को दे देती है, जिसे देखकर रेनू मुंह बनाते हुए, माँ, मुझे तो लग रहा था कि आप कढ़ी चावल बनाओगी। बेटा, घर के हालात समझने की कोशिश करो। आज हमारे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिद मत करो और चुपचाप थोड़ा सा खा लो। उसी समय उनके पड़ोस में रहने वाली महिमा अंदर आती है और उसके हाथ में बेसन का एक पैकेट है। मोहिनी बहन, आज मैं किराने की दुकान पर गई थी तो वहाँ नया बेसन आ गया था। मैं पूरा पैकेट खरीद लाई, पर हमारे यहाँ बेसन के पकौड़े कोई नहीं खाता, सिर्फ मैं ही खाती हूँ। महिमा बेसन का पैकेट सीधे मेघा के हाथ में थमा देती है और मुस्कुराते हुए, बहू, तुम ऐसा करो कि इस बेसन के पकौड़े बना लो, 2 पकौड़े मुझे भी खिला देना। बातें करने के बाद महिमा चली जाती है। महिमा के जाने के बाद छोटी रेनू मेघा के हाथ में बेसन का पैकेट देखकर खुशी से उछल पड़ती है और, माँ, कढ़ी तो बेसन से ही बनती है ना, तो आपके हाथ में तो बेसन है, आप चटपटी कढ़ी बनाओ ना। अरे बहू, इसकी कढ़ी तो मोहिनी बनाएगी। मोहिनी, तुम्हें याद है ना, तुम कितनी अच्छी कढ़ी बनाती हो। आप ये क्या कह रहे हैं जी? आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि मैंने कढ़ी चावल बनाना क्यों छोड़ दिया। लेकिन मोहिनी, पुरानी यादों के लिए हम अपने बच्चों की खुशियों को तो नहीं मार सकते ना। प्लीज दादी, आज मेरे लिए बनाओ ना। माँ जी, आपको इतने अच्छे कढ़ी चावल बनाने आते हैं और आपने आज तक मुझे इस बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। हाँ बहू, तुम्हारी सास बहुत अच्छी कढ़ी चावल बनाती है। पूरे गांव में मशहूर थे इनके कढ़ी चावल, जब हम लोग गांव में रहते थे। माँ जी, अगर ऐसी बात है तो आज आप हमारे परिवार और इस छोटी बच्ची की खुशी के लिए अपने हाथ का जादू दिखा दीजिए। आज आप कढ़ी बनाइए ना। ठीक है, जब आप सब लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो आज मैं बहुत सालों बाद रसोई में जाऊंगी और कढ़ी चावल बनाऊंगी, लेकिन बिना मीठी नीम की पत्ती के कढ़ी में वो असली स्वाद और महक कभी आ ही नहीं सकती। जाओ, मीठी नीम की पत्ती और बाजार से दही ले आओ। पर माँ, हमारे पास तो बाजार से सामान लाने के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा है। पैसे कहाँ से आएंगे? तुम पैसे की चिंता मत करो बेटा। ये देखो, मेरे पास कुछ थोड़े से पैसे रखे थे जो मैंने मुश्किल वक्त के लिए छुपाए थे। ले किशन, जल्दी से सामान ले आ। किशन पैसे लेकर तेजी से बाहर जाता है। कुछ ही देर में वो हांफते हुए एक थैली लेकर वापस रसोई में आता है और, अरे ये लीजिए माँ, आपने जो जो मंगाया था मैं सब ले आया हूँ। ये रहा ताजा दही, ये रही राई, ये रही मीठी नीम यानी करी पत्ता, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन,
मैं भी यहाँ बैठकर देखता हूँ कि कढ़ी कैसे बनती है। हाँ हाँ बेटा बैठ जा। बहू अब जरा जल्दी से हाथ चलाओ, तुम सिलबट्टे पर अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को बारीक पीस कर चटनी तैयार कर दो। मेघा तुरंत सिलबट्टे पर बैठ के चटनी पीसने लगती है। मोहिनी एक बड़े बर्तन में बेसन निकालती है और उसमें दही डालकर अपने हाथों से उसे अच्छी तरह से फेंटने लगती है। तभी रेनू पास आकर बैठते हुए, दादी आप ये क्या कर रहे हो? बेसन को दही में इस तरह क्यों गोल गोल घुमा रही हो? बेटा मैं बेसन और दही का घोल बना रही हूँ। बहू क्या तुम्हारी चटनी पिसकर तैयार हो गई? जल्दी से उसे इस घोल में मिला दो। जी माँ जी, ये लीजिए पिसी हुई चटनी। बेटा कढ़ी तो धीमी आंच में मिट्टी के बर्तन में ही पककर अच्छी लगती है, उसकी सौंधी खुशबू ही असली स्वाद देती है। मेघा रसोई के कोने से एक पुराना मिट्टी का बर्तन निकाल कर लाती है। मोहिनी चूल्हा जलाकर मिट्टी के बर्तन को धीमी आंच पर रख देती है और उसमें घोल डालकर कड़छी चलाने लगती है। चलो अब पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं। बहू तुम जल्दी से प्याज बारीक बारीक काट दो। मेघा फुर्ती से प्याज काट देती है। मोहिनी बचे हुए बेसन में कटे हुए प्याज, हरी मिर्च और बाकी के मसाले मिलाकर कढ़ाई में गोल गोल पकौड़े तलने लगती है। लो बहू पकौड़े भी बढ़िया तैयार हो गए हैं। अब इन पकौड़ों को इस उबलती हुई कढ़ी के अंदर डाल दो। मैं चूल्हे की लकड़ी थोड़ी बाहर खींच लेती हूँ ताकि आंच और धीमी हो जाए। बस अब कढ़ी में तड़का लगाना बाकी है। मोहिनी एक छोटी चम्मच में तेल गरम करती है। उसमें राई, जीरा, सूखी मिर्च और ढेर सारी मीठी नीम की पत्तियां डालकर कढ़ी में जोरदार तड़का लगा देती है और बर्तन को ढक देती है। पूरे घर में गजब की खुशबू फैल जाती है। वाह माँ वाह, घर में क्या गजब की खुशबू आ रही है, कितनी टेस्टी दिख रही है। इस महक से तो मेरे पेट में अचानक बहुत तेज भूख बढ़ गई है। माँ जी मैंने दूसरी तरफ चूल्हे पर चावल भी बहुत अच्छे से जीरा फ्राई कर लिए हैं। चलिए सब लोग चटाई पर बैठ जाइए, मैं गर्मा गर्म कढ़ी चावल परोसती हूँ। पूरा परिवार जमीन पर एक लाइन में बैठ जाता है। मेघा थालियों में जीरा फ्राई चावल और गाढ़ी तड़के वाली कढ़ी परोसती है। किशन पहला निवाला खाते ही हैरान होते हुए, माँ ये सिर्फ कढ़ी नहीं है, ये तो सच में अमृत है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक इतनी स्वादिष्ट कढ़ी चावल कभी नहीं खाए। देखा बहू, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी सास के हाथ के कढ़ी चावल का कोई मुकाबला नहीं है। आज बरसों बाद वही पुराना स्वाद लौट आया है। तभी बाहर के दरवाजे से पड़ोस की महिमा अंदर आकर, अरे मोहिनी बहन, तुम्हारे पूरे घर में कढ़ी चावल की ऐसी महक आ रही कि मैं अपने घर में बैठ ही नहीं पाई। अरे महिमा चाची आइए बैठिए, आज हमारी माँ जी ने बहुत सालों बाद अपने हाथों से खास कढ़ी चावल बनाए हैं। बैठिए मैं आपके लिए भी लाती हूँ। मेघा महिमा को भी कढ़ी चावल सर्व करती है। महिमा जैसे पहला निवाला खाती है वो खुशी से झूम उठती है और, मोहिनी बहन इतने टेस्टी कढ़ी चावल तो मैंने आज तक किसी बड़े होटल में भी नहीं खाए। तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। वैसे बहन मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे किशन को दूसरी नौकरी नहीं मिली। हाँ महिमा बहन, कारखाने से छूटने के बाद कई दिन हो गए पर इसे शहर में कहीं कोई काम नहीं मिला। घर के हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं। तो फिर तुम लोग इस हुनर को घर के भीतर छुपाकर क्यों बैठे हो? तुम इस कढ़ी चावल को शहर के बाजार में क्यों नहीं बेचती हो? शहर में तो ये बहुत अच्छे बिकेंगे। कढ़ी चावल का ठेला लगाओ और बेचो। चाची आपकी ये बात तो मेरे दिल को सीधे छू गई। कढ़ी चावल का ठेला, ये तो सच में बहुत ही कमाल का आइडिया है। माँ अगर तुम मुझे अपनी ये पूरी रेसिपी सिखा दो तो मैं और मेघा मिलकर बाजार में इसका ठेला लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर तुम बच्चे कह रहे हो तो मैं कल से ही बहू को अपनी ये पूरी रेसिपी अच्छी तरह से सिखा दूंगी। अगले दिन किशन कुछ पैसे अपने दोस्त से उधार लाता है और उन पैसों से कढ़ी और चावल बनाने का सारा सामान और किराए का ठेला लेकर आता है और अपनी पत्नी से, मेघा देखो मैं सारा सामान और ठेला ले आया, बस अब जल्दी से कढ़ी चावल बना लो और फिर हम बेचने जाएंगे। ठीक है बहू, चलो सारा सामान लेकर किचन में चलो। सभी लोग थोड़ा थोड़ा सामान उठाते हैं और वो किचन में आ जाते हैं। उसके बाद मोहिनी मेघा से, सबसे पहले दही घोलो, फिर सिलबट्टे पर वो तीखी चटनी पीसो और इसमें मिक्स करके धीमी आंच पर तड़का लगाओ। मेघा मोहिनी के बताए अनुसार तेजी से कढ़ी तैयार करती है। वो चटनी पीसकर कढ़ी के घोल में मिलाती है और उसे धीमी आंच में पकाती है। और फिर जैसे ही कढ़ी में राई और मीठी नीम का जोरदार तड़का लगता है, खुशबू हवा में फैल जाती है। रेनू दौड़ कर आती है और, माँ कढ़ी तो पूरी तरह बनकर तैयार हो गई है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सबसे पहले मुझे एक प्लेट कढ़ी चावल खिलाओ ना प्लीज। हाँ हाँ बहू, इसे सबसे पहले कढ़ी चावल खिला दो। ये तो हमारी इस नई दुकान की सबसे पहली ग्राहक है। मेघा मुस्कुराते हुए रेनू को कढ़ी चावल खिलाती है और बाकी परिवार के लोग भी चटपटे कढ़ी चावल खाते हैं। उसके बाद किशन और मेघा ठेला लेकर बाजार चले जाते हैं। बाजार के कोने पर किशन और मेघा का ठेला खड़ा है। बर्तनों से कढ़ी की तीखी खुशबू आ रही है। तभी बाजार से गुजरती हुई दो सहेलियां नैना और काजल खुशबू महसूस करके रुक जाती हैं। काजल रुक जरा,
सूंघ कर देख, क्या गजब की खुशबू आ रही है। इस महक को सूंघते ही मेरी भूख अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चल कर देखते हैं कि वहाँ क्या बिक रहा है। दोनों सहेलियां दौड़कर ठेले के पास पहुंचती हैं और कढ़ी चावल का ऑर्डर देती हैं। मेघा तुरंत स्टील की थाली में कढ़ी चावल सजाकर उन्हें थमा देती है, काजल पहला चम्मच मुंह में डालते ही। भाई साहब, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। सच मानिए, मैंने आज तक इतने स्वादिष्ट और चटपटे कढ़ी चावल कभी किसी बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं खाए। भैया, हमारे लिए एक एक प्लेट घर के लिए भी पैक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आप लोग कल फिर आइएगा। देखते ही देखते कढ़ी की महक पूरे बाजार में फैल जाती है और किशन के ठेले पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। कुछ ही घंटों में उनका पूरा बड़ा बर्तन खाली हो जाता है। मेघा देखो, आज पहले ही दिन हमारा सारा कढ़ी चावल बिक गया। बस ये पतीले में थोड़ा सा ही बचा है, इसे बचाकर घर के लिए रख लो। इसे हम रात को घर में खाएंगे। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए जल्दी से ठेला समेटते हैं और घर चलते हैं। रात को किशन और मेघा घर लौटते हैं। मेघा बची हुई कढ़ी और चावल लेकर आती है और फिर एक बार पूरा परिवार एक साथ बैठकर कढ़ी चावल खाने लगता है। माँ जी, आपके हाथों की इस रेसिपी ने तो आज बाजार में सच में तहलका मचा दिया। लेकिन माँ जी, आपके हाथों में इतना बड़ा हुनर था, फिर आपने इससे पहले कभी कढ़ी चावल क्यों नहीं बनाया? आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ था? मेघा बहू, अब उन पुरानी बातों को जाने दे। पुराने जख्मों को बार बार कुरेदने से कोई फायदा नहीं। जो बीत गया उसे भूल जाने में ही भलाई है। ये सुनकर मेघा चुप हो जाती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और किशन का काम पूरे शहर में मशहूर हो जाता है। एक दोपहर रणवीर बाजार से गुजर रहा था। अचानक भारी भीड़ को देखकर वो कार का शीशा नीचे करते हुए अपने ड्राइवर से, ड्राइवर, गाड़ी को जरा यहीं साइड में रोको और सामने वाली दुकान से मेरे लिए एक बोतल बिल्कुल ठंडा पानी लेकर आओ। और जरा देखो तो सही, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या बिक रहा है यहाँ पे? ड्राइवर जाता है और पानी की बोतल लेकर वापस आता है और रणवीर की तरफ देखता है। साहब, वहाँ उस ठेले पर बहुत ही मशहूर कढ़ी चावल बिक रहे हैं। सुना है ये ठेला कोई और नहीं बल्कि वही मजदूर किशन चलाता है जिसे आपने अपनी फैक्ट्री से निकाला था। वो बहुत अच्छा बनाता है और कम पैसे में देता है। क्या? कढ़ी चावल? कढ़ी चावल का नाम सुनते ही रणवीर के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल जाते हैं। वो बिना कुछ सोचे तुरंत कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आता है। ड्राइवर, तुम यहीं रुको, मैं खुद जाकर देखता हूँ। रणवीर जैसे जैसे ठेले की तरफ बढ़ता है, हवा में तैरती हुई कढ़ी की वही जानी पहचानी खुशबू उसके नथनों से टकराती है। यह महक तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। ये कढ़ी चावल की खुशबू मुझे कुछ याद दिला रही है, मुझे सीधे मेरे बचपन में लेकर जा रही है। रणवीर भीड़ को हटाता हुआ सीधे ठेले के सामने खड़ा हो जाता है। किशन अपने पुराने मालिक को देखकर थोड़ा सा हैरान और असहज होते हुए, अरे मालिक, आप यहाँ हमारे छोटे से ठेले पर? क्या हुआ साहब, कोई खास बात है क्या? किशन, तुम यहाँ कढ़ी चावल का ठेला चला रहे हो? दरअसल तुम्हारे इस कढ़ी चावल की अद्भुत खुशबू मुझे खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींच कर ले आई। क्या मुझे भी एक प्लेट कढ़ी चावल खाने को मिल सकते हैं? मेघा तुरंत एक साफ प्लेट में कढ़ी चावल सजाकर रणवीर को दे देती है। रणवीर बहुत ही उत्सुकता से पहला निवाला अपने मुंह में रखता है और फिर अपने आप से, हे भगवान, ये तो बिल्कुल वही स्वाद है। मिर्च का वही तीखापन, मीठी नीम की वही महक। किशन, ये कढ़ी चावल सच में बहुत लाजवाब है, पर मुझे एक बात बताओ, इसे आखिर किसने बनाया है? इसकी रेसिपी किसकी है? अरे मालिक, इसे मेरी पत्नी मेघा और मेरी माँ ने मिलकर बनाया है, लेकिन कढ़ी बनाने का ये असली जादुई तरीका और रेसिपी मेरी माँ की है। इन्होंने ही हम सबको ये सिखाया है। तुम्हारी माँ? किशन, क्या मैं एक बार तुम्हारी माँ से मिल सकता हूँ? प्लीज, मुझे उनसे भी अभी मिलना है। क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगे? अरे मालिक, आप हमारी माँ से क्यों मिलना चाहते हैं? वो तो एक बहुत ही साधारण सी महिला है। मुझे नहीं पता किशन, पर तुम्हारे हाथ के ये कढ़ी चावल खाने के बाद मेरे दिल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। मेरा मन कह रहा है कि मुझे उस माँ के से एक बार जरूर मिलना चाहिए। प्लीज मना मत करो। ठीक है मालिक, वैसे भी हमारी दुकान के बंद होने का समय हो ही गया है। सारे कढ़ी चावल बिक चुके हैं। मेघा, ये जो थोड़ा सा कढ़ी चावल पतीले में बचा है, इसे हमेशा की तरह घर के लिए डिब्बे में बचा कर रख लो। हम घर पर खाएंगे। चलिए मालिक, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। किशन और रणवीर गाड़ी से किशन के छोटे से मकान में पहुंचते हैं। मोहिनी को देखकर रणवीर आगे बढ़ता है। दोनों की नजरें मिलते ही रणवीर की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो मोहिनी के पैरों में गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। अरे बेटा, तुम कौन हो? तुम इस तरह मेरे पैरों में गिरकर रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें भी मेरी तरह जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख है बेटा? माँ, मैं वही तुम्हारा बरसों पहले मेले में बिछड़ा गया छोटा बेटा मोहन हूँ, जिसका बोझ और दर्द तुम आज तक अपने सीने में दबाकर रोती आ रही हो। मैं तुम्हारा वही खोया हुआ बेटा हूँ माँ। मुझे पहचानो माँ, मुझे याद है आज भी वो दिन। अरे भगवान, जल्दी करो, बच्चों को कढ़ी चावल खिलाकर जल्दी तैयार करो। हमें आज शहर के उस बड़े मेले में घूमने जाना है, वरना ट्रेन छूट जाएगी। माँ,
आप इतने ज्यादा टेस्टी कढ़ी चावल बनाती हो कि मेरा कढ़ी चावल खाने से कभी मन ही नहीं भरता। मेरा मन करता है कि मैं दिन रात बस यही खाता रहूं। मुझे सब पता है मेरे लाल कि तुझे मेरे हाथ के कढ़ी चावल कितने पसंद है, इसीलिए तो मैं तेरे लिए बार बार इतनी मेहनत से कढ़ी चावल बनाती हूँ। और अब जल्दी जल्दी खा, मेला भी तो घूमना है ना। थोड़ा सा कढ़ी चावल स्टीफन के डिब्बे में भी पैक करके रख देती हूँ, हम वही मेले में खा लेंगे। वो लोग मेले में पहुंचते हैं जहां भारी भीड़ है। मेले में वो लोग काफी देर तक घूमते हैं और फिर वापस में ट्रेन में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। स्टेशन पहुंचकर कमलेश, अरे भाई चलो चलो जल्दी उतरो, हमारा स्टेशन आ गया। हाँ जी उतर रहे हैं। मोहन बेटा कढ़ी चावल बाद में खाना, पहले उतरो। फिर स्टेशन आ जाता है और भीड़ में मोहन पीछे छूट जाता है। कमलेश, मोहिनी और किशन ट्रेन से नीचे उतरते हैं। चारों तरफ बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हो रही है। छोटा बेटा मोहन एक हाथ में कढ़ी चावल का टिफिन पकड़े खाने के चक्कर में धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। भीड़ का एक बड़ा रेला आता है और मोहन को अपने साथ बहाकर दूर ले जाता है। तभी ट्रेन सीटी बजाती है और ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ जाती है। तभी मोहन आवाज देते हुए, माँ कहाँ चली गई तुम? पिताजी मैं अकेले कैसे रहूंगा? मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे लेकर चलो, मुझे जाने दो। छोटा बेटा मोहन दूसरे शहर के रेलवे स्टेशन पर अकेला बैठा रो रहा है। तभी वहां से गुजरने वाला एक अमीर निसंतान जोड़ा रामदास और उनकी पत्नी उस बच्चे के पास जाकर रुकते हैं। अरे बेटा, तुम यहाँ अकेले बैठकर रो क्यों रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मोहन रोते हुए कुछ नहीं बोल पाता। रामदास और उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन में काफी पता लगाने की कोशिश करते हैं, पर मोहन के माता पिता का कुछ पता नहीं चलता। आखिरकार रामदास उसे गोद ले लेते हैं और उसका नाम बदलकर रणवीर रख देते हैं। मेरा बच्चा इतने सालों बाद आखिर मुझे मिल ही गया। मुझे नहीं पता था कि जिस कढ़ी चावल को मैं तेरे बिछड़ने के गम में नहीं बनाती थी, उसी कढ़ी चावल की बदौलत तू मुझे मिल जाएगा। बेटा तू तो वहां से चला गया था। तेरे जाने के बाद मैं पागलों की तरह तुझे ढूंढने के लिए तेरे पिताजी के साथ शहर आ गई। मोहिनी और कमलेश रोते हुए इंदौर के एक बड़े पुलिस स्टेशन के भीतर बैठे हैं। सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर डायरी में कंप्लेंट लिख रहा है। देखिए, हमने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है और हुलिया भी भेज दिया है। ये ट्रेन आगे बड़े शहरों की तरफ जाती है। आप लोग भी इंदौर के इस स्टेशन और शहर में कुछ दिन तलाश कीजिए, शायद वो यहाँ मिल जाए। मोहिनी और कमलेश कई दिनों तक शहर की सड़कों और अनाथालयों के चक्कर काटते हैं, पर मोहन का कहीं सुराग नहीं मिलता। आखिरकार कमलेश थक कर मोहिनी से, मोहिनी, हमने सब जगह ढूंढ लिया पर हमारा मोहन कहीं नहीं मिला। अब हमारे पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं। चलो अब वापस अपने गांव लौट चलते हैं। यहाँ रहने से अब कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैं वापस गांव कभी नहीं जाऊंगी। मेरा बेटा इसी शहर की भीड़ में कहीं खोया है। मैं यहीं रहूंगी और जिंदगी भर उसका इंतजार करूंगी। और आज के बाद मैं अपनी जिंदगी में कभी दोबारा कढ़ी चावल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इस स्वाद को याद करते ही मुझे मेरे बच्चे की याद आती है। मोहिनी रोते हुए रणवीर को अपने सीने से पूरी तरह लगा लेती है और उसे चूमने लगती है। मोहन मेरा बच्चा, तू सच में मेरा वही मोहन है। भगवान ने आज मेरी बरसों की तपस्या और मेरा इंतजार पूरा कर दिया। माँ, अब तुम लोग इस टूटे हुए घर में नहीं रहोगे। तुम सब अभी मेरे साथ मेरे बड़े बंगले में चलो। हम सब अब हमेशा एक साथ रहेंगे। नहीं बेटा मोहन, हम उस बड़े बंगले में रहने नहीं जा सकते। हमारी अपनी एक मर्यादा है। हम इसी छोटे से घर में खुश हैं। तुम हमसे मिलने यहाँ हमेशा आ सकते हो, पर हमारा बसेरा यहीं रहेगा। ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी मर्जी, पर मैं किशन भैया के साथ अब और अन्याय नहीं होने दूंगा। भैया कल सुबह तुम सीधे हमारी नमकीन और बिस्किट की फैक्ट्री में आ जाना। पर मोहन, कारखाने में तो अब बड़ी बड़ी एआई और कंप्यूटर वाली मशीनें लग चुकी हैं। मैं तो एक अनपढ़ मजदूर हूँ। भला मैं वहां मशीनों के सामने अब क्या काम करूंगा छोटे भाई? भैया तुम मेरे सगे भाई हो। मैं तुम्हें इस तरह मजदूरों की तरह काम करने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हें खुद उन एडवांस एआई मशीनों को चलाने का पूरा कंप्यूटर कोर्स करवाऊंगा और काम सिखाऊंगा। और कल से तुम उस पूरी फैक्ट्री के नए जनरल मैनेजर होगे। अब से पूरा कारखाना तुम ही संभालोगे। किशन भावुक होकर रणवीर को गले लगा लेता है। मेघा अंदर से डिब्बे में रखी वही बचे हुए कढ़ी चावल लेकर आती है। मोहिनी, कमलेश, किशन, मेघा, रेनू और रणवीर सब लोग मिलकर एक साथ आनंद से कढ़ी चावल खाते हैं। पूरे परिवार के चेहरे पर बरसों बाद एक सच्ची खुशी और संतोष की मुस्कान साफ दिखाई दे रही है। घर की पुरानी गरीबी और बिछड़ने का दुख अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है।